अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है फाइवल की। सबसे पहले देखें 82 मॉड्यूल के अंदर इन्होंने दो टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं। एक तो उन्होंने फाइवल की बात की है और दूसरा स्पूफिंग की बात की है। ये फाइवल पता है क्या होता है, आपने सिर्फ ये इस 82 मॉड्यूल में ये दो डेफिनेशन ही याद करनी है। बेसिकली फाइवल जो होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ये आपको ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये वाला जो है सिक्योरिटी सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया हुआ फायरवॉल, तो समझ लें कि आपका जो नेटवर्क है वो ओपन है थ्रेड्स के लिए, ठीक है। डिफरेंट किस्म के थ्रेड्स जो हैं वो आपके सिस्टम को अटैक करेंगे। उसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ से, ठीक है। देखें, ये है आपका इंटरनेट, ठीक है, और ये आपका है अलाउड ट्रैफिक जिसको आप कर रहे हैं, और ये है अनवांटेड ट्रैफिक। तो फायरवॉल क्या करता है, अगर आपने ये अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी अनवांटेड चीज़ें होंगी वो आपके सिस्टम में इंटर नहीं होंगी। तो बेसिकली फायरवॉल जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जितने भी थ्रेड्स हैं आपके हार्म करते हैं आपके सिस्टम को, ठीक है, उसको जो है वो कंट्रोल करके रखता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्पूफिंग की कि स्पूफिंग क्या होता है, तो स्पूफिंग भी जो है अगर इसकी मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। स्पूफिंग किस किस किस्म की होती है, यहाँ से देख लें। पहले तो आप देखें कि स्पूफिंग होती कौन कौन सी किस्म की है। उसमें वो कह रहा है कॉलर आईडी भी हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद वेबसाइट स्पूफिंग भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज आप करते हैं वो भी हो सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल ये कॉमन एग्जांपल्स हैं आपकी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो स्पूफिंग होती क्या है, बेसिकली ये ना एक साइबर क्रिमिनल की तरफ से एक ट्रस्टेड एंटिटी होती है, या कह लें कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपको बेनिफिशियल आपके लिए बेनिफिशियल होती है। यानी कि जितने भी हैकर आपके सिस्टम को अटैक करते हैं ना, ये उनसे आपको जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। स्पूफिंग भी जो है आपको प्रोटेक्ट करती है और फायरवॉल भी आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक हो गया। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं एक और डायग्राम स्पूफिंग की, तो यहाँ पर देखें ये आपकी TCP IP है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आप डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ट्रस्टेड होस्ट है, ये विक्टिम है, इंटरनेट राउटर है। और यहाँ पे अगर आप देखें सोर्स स्पूफ्ड, इसका क्या मतलब है कि कोई अटैकर जो है वो थ्रू इंटरनेट आपकी डिफरेंट फाइल्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप जो है इन थ्रेट से बचना चाहते हैं तो आप स्पूफिंग का जो है वो सिक्योरिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा स्पूफिंग की जो टर्म है, या आप इसकी अगर एग्जांपल देखें तो वो सबसे अच्छी एग्जांपल जो रहती है ना वो VIA टेलीफोन की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जब आप कॉल करते हैं और अपने आप को जो है वो गलत इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी के लिए, या आप किसी बैंक में कॉल करते हैं तो आप गलत इंट्रोड्यूस करवाते हैं और किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या होते हैं, आप एक विक्टिम होते हैं फोन स्पूफिंग का, ठीक हो गया। ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। कोई थर्ड पर्सन जो है वो एक कॉल करता है किसी बैंक में और किसी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, आपके अकाउंट के बारे में अगर वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा यू आर अ विक्टिम ऑफ फोन स्पूफिंग। तो स्पूफिंग जो है ये भी आपको जो है वो थर्ड पार्टी एजेंट जो है वो सिक्योर करती है। तो आपने जो है स्पूफिंग जो और फायरवॉल ये दोनों टर्म जो है आपके लिए बेनिफिशियल। इसके अलावा अगर आप जो है वो आपको स्पूफिंग की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है तो आप ये कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसको आप रीड कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप पढ़ लें, आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये जो है एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमारे हैकर्स जो है हैक करने की कोशिश करते हैं चीज़ों, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ अगर आप फायरवॉल की डेफिनेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखिए, ये फायरवॉल की डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। खाली जगह नहीं मुझे मिल रही जिसकी वजह से मैं जो है वो लिख नहीं पा रही, ठीक है। ये फायरवॉल की डेफिनेशन है, आप इसको लाजमी प्रिपेयर करिएगा। इधर ही इसको कर देती हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, उन्होंने कौन सी टर्म इस्तेमाल की है, स्पैम की या फिल्टर्स की। स्पैम का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है।
जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो आपकी स्पैम में पड़ी होती हैं। उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ये मैं बता देती हूँ। ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम होता है या कह लें कि एक राउटर होता है जो कि आपके फंक्शंस को जो है वो रिलाई करवाता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक हो गया। Proxy is a server unit that acts as an intermediary part between a client and a server with the goal of shielding the client from adverse actions of the server। बेशक आप इतना ना करें, सिर्फ आप इतनी डेफिनेशन कर लें, ये इतनी बस, ये इसकी इतनी डेफिनेशन कर लें कि ये जो है या तो कह लें कि एक कंप्यूटर सिस्टम है या फिर एक राउटर है जो कि आपके फंक्शंस को रिलाई करवाता है किसके दरमियान में, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या रीड करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। देखें यहाँ पे देखें, मीन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन via a network connection is software called antivirus software। ठीक हो गया। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में, मालवेयर था, ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस थे, जितने भी आपके जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम जो है ना एंटी मालवेयर भी कह सकते हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, या इनके अंदर जितने भी एरर्स होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और बस यानी रिमूव कर देते हैं ये हमारे जितनी भी एरर्स होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। दूसरी तरफ अगर HTTP की बात की जाए तो ये आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है। SSL का आपने एब्रीवेशन प्रिपेयर करना है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर होता है। SSL का क्या मतलब होता है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। और उसके बाद पब्लिक की इंक्रिप्शन की उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ कि इंक्रिप्शन क्या होती है, which involves techniques by which encryption systems are designed to that having knowledge about how messages are encrypted does not allow one to decrypt। अच्छा, encryption और decryption के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया। बेसिकली जो encryption होता है ना, ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। encryption जो है ना वो एक की की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, encryption is the process by which a readable message is converted to unreadable form। फॉर एग्जाम्पल, आपको उर्दू आती है और दूसरा बंदा जो है वो जो है इंग्लिश जानता है, ठीक है, तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि जिसमें आपका जो रीडेबल मैसेज है, आपको तो उर्दू आती है, आपके लिए तो ये रीडेबल है, ठीक है, दूसरा बंदा जो है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज रीडेबल है, आप उसमें उस अपने मैसेज को कन्वर्ट ना करें बल्कि किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जब उसको सेंड करेंगे तो वो उसके लिए रीडेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है आपने उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया, लॉक लगा दिया, ठीक है, यानी आपने उसको एक की लगा दी। ये होती है आपकी encryption। यानी कि encryption is the process by which a readable message is converted to an unreadable form to prevent unauthorized parties from reading it। यानी कि हम उस लैंग्वेज में सिर्फ लिखते हैं जो हमें सिर्फ समझ आ सके, हम उसको की लगा देते हैं, कोई थर्ड पार्टी हमारे उस मैसेज को रीड ना कर सके और हमारा जो मैसेज है वो प्रिवेंट रहे, ठीक है, सेफ रहे। दूसरी तरफ अगर उसकी बात की जाए डिक्रिप्शन की, तो उसका मतलब होता है कि आपका जो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ले आना। यानी कि मैंने उसको अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो डिक्रिप्शन अगर लगाऊंगी तो उसका मतलब है मैं उसको रीडेबल फॉर्म में ले आऊंगी, यानी जो उसकी पहली ओरिजिनल फॉर्म थी उसी फॉर्मेट में अगर मैं ले आऊँ, तो यानी प्लेन टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में अगर मैं ले आऊँ जो हर किसी के लिए भी रीडेबल हो, तो आपकी डिक्रिप्शन होगी। ये प्राइवेट की और पब्लिक की भी वही हो गया, ठीक है। प्राइवेट की में ये इंक्रिप्शन आ जाता है कि आपने उसको की लगा दी, और पब्लिक की के डिक्रिप्शन की फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की बात की गई है। ये भी आपको जो है एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर आप ट्रस्टेड साइट्स को जो है वो देखते हैं, यानी इंटरनेट पे डिफरेंट साइट्स आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको कौन सी साइट जो है वो सिक्योर और सेफ लगती है, आप बस वही यूज़ करते हैं, जिनके अंदर एरर्स ना हो उनको यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। इसके लिए आप ये वाली एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद इसको छोड़ दें। ऑथेंटिकेशन क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन की मैं सबसे अच्छी एग्जाम्पल आपको ये देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपना किसी का अकाउंट जो है वो उसका पासवर्ड लगाकर आप ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपसे ऑथेंटिकेशन जो है वो मांगी जाती है। ये देखा जाए कि वाकई वो अकाउंट आपका है या आप किसी के अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसकी जो है वो डेफिनेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं, द प्रोसेस और एक्शन ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र और प्रोसेस, कि किसी भी
आपका एक ऐसा एक्शन जो कोई भी एक एक्शन या प्रोसेस जिसके अंदर आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है उसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी का वाईफाई यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो जब आप पासवर्ड लगाते हैं तो वो ऑथेंटिकेशन आ जाता है, तो उस बंदे ने जो है वो ऑथेंटिकेशन लगाई हुई होती है कि ये नेटवर्क सिर्फ मेरा वाईफाई इस्तेमाल करें, ये डिवाइसेस और कोई ना करे। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर्स की बात। बेसिकली ये जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी मांगते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है तो ये मेरी आइडेंटिटी जो मांग लेंगे, ठीक है, यानी कि मेरी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एक सर्टिफिकेट बना देंगे डिजिटली तौर पर, ठीक है, ताकि जो है जब भी कोई और पर्सन एंटर करे तो ये जो है हमें मुझे सिक्योर कर सकें। फॉर एग्जांपल देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर होंगे जिसमें थंब इम्प्रेशन आपका ले लिया जाएगा, यानी या फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आप अपने मोबाइल के ऊपर थंब इम्प्रेशन लॉक लगा लेते हैं तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है। आपके थंब इम्प्रेशन के अलावा कोई भी आपका मोबाइल जो है वो अनलॉक नहीं कर सकता। तो ये इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। उसके बाद हम देखते हैं अब ये जो 84 मॉड्यूल है ना आपका, इसके अंदर आपको जो है वो MCQs आ सकते हैं। वो MCQs इस तरीके से आ सकते हैं, वो आपसे पूछ लेंगे कि US कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट कब पास हुआ था, तो आपने कहना है 1984 में हुआ था और ये काफ़ी टाइम जो है वो रिवाइज हो चुका है। और इसके अंदर अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें कवर होती हैं और ये कब पास हुआ, तो इसमें आपने ये बता देना है वर्म्स एंड वायरसेस, थेफ्ट इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड काफ़ी जो है वो चीज़ें। उसके बाद आपसे अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए ECPA का स्टैंडर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी लॉ बना था, वो कब बना था, वो 2016 में पास हुआ था। ठीक है, किसने पास किया था, नेशनल असेंबली पासिस न्यू साइबर क्राइम लॉ 2016। ये आप थोड़ा सा पढ़ लें कि इसके अंदर क्या था इस लॉ के अंदर। ठीक है, कवर्स मैनी सिक्योरिटी कंसर्न, इसके अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी कंसर्न कवर किए जा रहे थे, हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, हैकिंग टूल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सारे जो है इसके कवर किए जा रहे थे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा पढ़ लेना है कि 2007 में कौन सा ऑर्डिनेंस हुआ था, 2002 और 8 में कौन सा हुआ था, ट्रांजैक्शन का हुआ था इसके अंदर। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, वो 1997 में थी। वायरलेस टेलीग्राफी कब हुई थी, 1933 में। टेलीग्राफ का एक्ट जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब बनी थी, उसका कब एक्ट आया था, 1974 में। और 2007 में जो है वो आपके पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक फंड जो थे वो ट्रांसफर हुए थे, उसका एक्ट आया था। ये आपने लाजमी एज एन MCQs पे। अच्छा, इस मॉड्यूल के अंदर उन्होंने सिर्फ एल्गोरिदम के बारे में बताया। आपने सबसे पहले तो सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन याद करनी है। एल्गोरिदम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज परफॉर्म। फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है तो आपको चाय के लिए स्टेप्स आने चाहिए कि पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने एक केटल के अंदर पानी लेना है, उस पानी को बॉयल करना है, फिर उसके अंदर पत्ती डालनी है, टी डालनी है, उसके अंदर फिर दूध डालेंगे, ठीक है, उसको स्टेयर करेंगे, फिर उसके अंदर शुगर डालेंगे, फिर आप उसको कप के अंदर डालेंगे तो आपकी जो है वो कप के अंदर जो टी वो फेच हो गई, यानी कप भर गया आपका। इस तरह से ये स्टेप है आपके। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आपने एक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल के लिए उसने एक एग्जांपल दिया कि किलोमीटर को मीटर में करना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, किलोमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ तो आपका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह मशीन साइकिल भी काम करती है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, एक होता है फेच एंड इंस्ट्रक्शन, डी कोड द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट द। फेच यानी कि उसके अंदर डाला जाता है, डी कोड उसको चेक किया जाता है कि वो सही है कि नहीं है, फिर एग्जीक्यूट यानी उसको चला दिया जाता है। तो आपने मशीन साइकिल के ये 3 स्टेप याद करने हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। और इंस्ट्रक्शन तीनों के साथ आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि एग्जीक्यूशन क्या होती है एक एल्गोरिदम की। मैनी रिसर्चर्स बिलीव दैट एवरी एक्टिविटी ऑफ अ ह्यूमन माइंड, आपके माइंड की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर आपकी इमेजिनेशन भी आ जाती है, क्रिएटिविटी भी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है, ये सारे चीज़ें और इनका रिजल्ट जो है वो आपके एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन, आपका माइंड करता रहता है, चलता रहता है, चीज़ें सोचता रहता है। पीछे आपने पढ़ी थी एल्गोरिदम की डेफिनेशन, यहाँ पे उसने फॉर्मल डेफिनेशन बताई है एल्गोरिदम की। तो फॉर्मल डेफिनेशन और एक दूसरी सिंपल डेफिनेशन में फ़र्क है, ठीक है। उसमें क्या थे, उसमें स्टेप्स थे, सेट ऑफ स्टेप्स थे। इसमें एन एल्गोरिदम इज एन ऑर्डर एंड सेट ऑफ अनएम्बिगियस एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट डिफाइंस द टर्मिनेटिंग प्रोसेस। इसको आपने याद कर लेना है। अब यहाँ पे बात हो रही है सीक्वेंस और ऑर्डर की। अगर सीक्वेंस और ऑर्डर को आपने उसमें डायग्राम में देखना है तो अगर आप देखें कि जो आपके ऑर्डर्स होते हैं ना वो किस तरीके से होते हैं, एक आपका ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया, जबकि आपके जो स्टेप्स, ठीक है। और जो आपकी लिस्ट होती है ना वो सीक्वेंस की तरह होती है, यानी कि लिस्ट में आपने एक चीज़ ये डाली कि मटेरियल कौन कौन सा है, ठीक है,
1 2 3 4 ये सारा आपका सीक्वेंस होता है कि पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, ऑर्डर में आप कोई भी चीज़ कभी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अनएम्बिगियस के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो बेसिकली इसका मतलब आप ये कह लें कि जिसमें कोई डाउट ना हो, हर चीज़ जो है वो क्लियर हो, नो डाउट और नो मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनएम्बिगियस। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैसेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं या कोई कमेंट है आपका अनएम्बिगियस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लियर है और वो जो है वो कैन नॉट बी अंडरस्टूड रॉन्गली, वो कभी भी जो है वो गलत जो है अंडरस्टूड नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। तो अनएम्बिगियस का मतलब आप समझ लें कि नो डाउट हो जिसके अंदर, और आपकी जो प्रोसेस है मस्ट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन यूनिकली एंड कंप्लीट द एक्शंस रिक्वायर्ड बाय ईच स्टेप, हर स्टेप जो है वो समझ आना चाहिए। उसके बाद टर्मिनेटिंग प्रोसेस क्या होता है, जब आपकी चीज़ प्रोग्राम फॉर एग्जांपल आपका एग्जीक्यूट हो गया तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी आपका काम जब खत्म हो जाता है तो समझ लें वो टर्मिनेट हो गया आपका प्रोसेस। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी लीड टू एन एंड वाला प्रोसेस जब आपका काम खत्म हो गया तो वो टर्मिनेट हो गया, यानी वो आपका प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद है उसकी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है, देखें जब आपका पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो मेरे ख्याल में कि वो जो है वो लीव कर जाता है और आपके हॉस्पिटल को, ये उसकी बेस्ट। अब यहाँ पे वो आपको एल्गोरिदम की नेचर बताने की कोशिश कर रहा है कि एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल उसने कहा है उसको आप जो है बहुत से तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई डिस्टिंक्ट वे ही उसके लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है एल्गोरिदम ऑफ कन्वर्टिंग टेम्परेचर रीडिंग्स फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, उसको आप वो कह रहा है अगर आप उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं टेम्परेचर को, तो आप जो है वो एक अलजेब्रिक फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि F इज इक्वल टू 9/5C + 38, तो ये आपका मैथमेटिकली फॉर्म में होगा। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप इस फॉर्मूले को इंस्ट्रक्शन से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी आपका एल्गोरिदम सही होगा। आपने क्या किया कि मल्टीप्लाई द टेम्परेचर रीडिंग इन सेल्सियस 9/5 एंड देन ऐड 32 टू द प्रोडक्ट, फिर इस तरीके से आपका रिजल्ट है। आपके एल्गोरिदम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट प्रोसीजर्स हो सकते हैं। इसी तरफ वो कह रहा है प्रोग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, आपका हर प्रोग्राम जो होता है वो आपके एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो फॉर्मल भी हो सकता है और लेस फॉर्मल भी हो सकता है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी एल्गोरिदम्स हो सकते हैं आपके, ठीक हो गया। यानी कि आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं एल्गोरिदम के अंदर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद है वी डिफाइंड अ प्रोसेस ऑलरेडी टू बी एक्टिविटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। एक प्रोसेस क्या होता है, उसने कहा है कि वो प्रोसेस क्या होता है कि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो एक प्रोसेस है, अगर कोई आपसे प्रोसेस की डेफिनेशन पूछ ले। उसके बाद वो कह रहा है प्रोग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, हर प्रोग्राम जो होता है वो किसी ना किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। ये लास्ट लाइन में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। 88 मॉड्यूल के अंदर उसमें उन्होंने प्रिमिटिव्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि प्रिमिटिव्स किस किस तरीके की हो सकती हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने ना सबसे पहले आपको एक पेज से ये बताने की कोशिश की है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेज है, इस पेज को आप कितने तरीकों से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये फोल्ड करते 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 आप एंड पे क्या है, आपने एक बर्ड बना दिया। आप एक पेज को फोल्ड करने से कितनी चीज़ें जो है वो डेवलप कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसने ये तरीका बताया। तो एल्गोरिथम्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर इतनी प्रोसेस जो होती इतनी प्रॉब्लम्स अप्रोच करती हैं कि आप जो है वो उसको उसके अंदर उन प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करते करते एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेते हैं जो कि आपके एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर कह लें कि आपके एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन, आप उसको सॉल्व करते 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 कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं, तो वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो प्रिमिटिव किसको कहते हैं, अ बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बेसिकली जो होता है ना, आप कह लें कि जिसको आप ड्राइव्ड नहीं कर सकते, नॉट ड्राइव्ड, ओरिजिनल होता है, प्राइमरी होता है, उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव, ठीक हो गया। और
अगर आपने इसकी प्रिमिटिव की टाइप देखनी है, उसके अंदर बाइट होगा, आपको पता है एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, या फिर शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड चर, ये सारे जो होते हैं ना, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। जब आप कोडिंग करते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें आप छोटे छोटे प्रिमिटिव इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिमिटिव की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें आप कह सकते हैं इंट लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं, फ्लोट, डबल, बूलियन और चर, यानी कैरेक्टर के लिए चर का इस्तेमाल किया जाता है। चर नहीं बोलते, कैरेक्टर ही बोलते हैं बेसिकली इसको। इसी तरह नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग आ जाती हैं, अरे आ जाती हैं, क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बात की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी अगर देखी जाए डेफिनेशन, ये भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। उन सेट ऑफ रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, तो वो जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई है ना, उसने कुछ सेट ऑफ रूल्स उसके अंदर फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, फिर जाके जो है वो बनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके अंदर काफ़ी जो है प्रोग्रामिंग की हुई होती है, ठीक है, और मशीन कोडिंग की हुई होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो आप बस इतना कह दें कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो एक कंप्यूटर की ज़ुबान होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, दैट इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स, या फिर कह लें डेवलपर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, या प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारे जो डेवलपर होते हैं या हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं, वो ही इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ, सी लैंग्वेज होगी, C++ होगी, जावा होगी, पाइथन होगी, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये सिंटैक्स दे रहा है वो, ठीक है, शेड वन साइड ऑफ पेपर, कि उसके शेड्स इस तरीके के हो सकते हैं। जब आप उस पेपर को टर्न करेंगे तो उसके इस तरीके की शेप आ सकती है, ठीक है। सेमांटिक्स होता है मिलते जुलते, कि उसका उल्ट भी हो सकता है, उसका सीधा भी पेज की साइड हो सकती है, उल्टी साइड भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ठीक है, कि डिफरेंट वेज हैं आपके पास चीज़ों को आपके प्रिमिटिव के, ठीक हो गया। प्रिमिटिव भी आपका क्लियर हो गया। अब उन्होंने कहा है पसीडो कोड की बात की, कि ये पसीडो कोड क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो पसीडो कोड होते हैं ना, ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल कह लें या एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो कि हमारे प्रोग्रामर को हेल्प करती है एल्गोरिदम्स को डेवलप करने में, ठीक हो गया। फिर से बता दूं, pseudocode is an artificial and informal language that helps programmers develop algorithms. डिफरेंट एल्गोरिदम्स को डेवलप करने के लिए ये pseudocode की जो लैंग्वेज है ये हेल्प करती है, ठीक हो गया। ये आर्टिफिशियल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और इनफॉर्मल के लिए। दूसरी तरफ अगर आपको दिखा दूँ pseudocode किस तरह से होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है, कि इनपुट हो गया, फॉर हो गया, डू, इफ एल्स, ये जब आप करेंगे ना तब आपको समझ आ जाए कि बेसिकली pseudocode होते क्या। तो बस आप इसकी फिलहाल डेफिनेशन ही याद करें कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगर आप जो है वो प्रोग्रामर की हेल्प करने के लिए कोई एल्गोरिदम डेवलप करते हैं, आपकी pseudocode इसमें हेल्प करते हैं। यहाँ पर भी देखें, ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स कुड बी रिटन टू कंफर्म टू द स्ट्रक्चर इफ कंडीशन एक्टिविटी एल्स एक्टिविटी, ठीक है। ये आपकी क्या है, एज एन pseudocode उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। ये भी उसके बाद है, ये जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह के बाद हमारी वीडियो स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि वो कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन pseudocode वाइल स्ट्रक्चर की बजाय अगर आप जो है वो उन्होंने कहा है कि इसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है अनदर कॉमन सेमेंटिक होता है मिलता जुलता स्ट्रक्चर, उसने कहा है कि pseudocode से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है आपके पास, इज़ द रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट, कि आप स्टेटमेंट को रिपीट करके जो है वो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और वो जो आप रिपीट करेंगे ना स्टेटमेंट, उसमें बस सिर्फ अल्फाज के आगे पीछे जो है थोड़ी बहुत कंडीशन होगी, आपकी कंडीशन रिमेन्स ट्रू ही रहेगी, लेकिन आपकी स्टेटमेंट जो है उसमें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, एज लॉन्ग एज देयर आर टिकट्स टू सेल कंटिन्यू सेलिंग टिकट्स, यहाँ पे एज लॉन्ग एज था, यहाँ पे उसने कहा है वाइल देयर आर टिकट्स टू सेल, यहाँ पे उन्होंने कंटिन्यू का वर्ड यूज किया, यहाँ पे वो कह रहा है कीप सेलिंग टिकट्स। तो आपकी जो कंडीशन है वो रिमेन्स ट्रू ही रही है, लेकिन उसमें थोड़े से आपके स्ट्रक्चर ने या आपके वर्ड्स ने या आपके स्टेटमेंट ने थोड़े से आगे पीछे हो गई, या अल्फाज चेंज हुए। फॉर सच केसेस वी अडॉप्ट द यूनिफॉर्म पैटर्न। अब अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि आप जो है वो पोसीडो कोड की बजाय एक और स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, या अगर आपको कह लें कि वाइल स्ट्रक्चर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो आप उसके लिए ये वाला डेफिनेशन लिख दें और उसके नीचे ये वाली एग्जांपल लिख दें, रट्टा मार लें इसको, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वाइल कंडीशन किस तरीके से इस्तेमाल होती है, उन्होंने ऊपर बता दिया, ठीक है, या फिर आप वाइल कंडीशन कॉलन का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, वाइल टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड सेल आ टिकट, ठीक हो गया। ये यहाँ तक आपका एक पूरा बनता है, यहाँ से लेके एंड तक, ठीक हो गया, सेल टिकट तक। उसके बाद 91 है, इसको इंशाल्लाह सुबह डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट मत करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।